हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन प्लान पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पर डिस्कशन शुरू करने के पहले हम इसके ठीक एक साल पहले चलते हैं, यानी कि 1945 में 1945 का जो साल था वो कई तरीके से महत्वपूर्ण था। हाँ, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1939 से लेकर 1945 का। तो ये टाइम पीरियड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और साथ ही 1945 में ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, इलेक्शन भी हुए थे। ब्रिटेन में क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे। तो 1945 में जब वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल था, तो ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? कमजोर हो गई थी। तो वहां पे आपको पता ही होगा कि दो मेजर पार्टी थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी थी और दूसरा लेबर पार्टी थी। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1939 से लेकर 1945 इलेक्शन होने के पहले, जुलाई के पहले तक वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और विंस्टन चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे। लेकिन लोगों में बहुत असंतोष था। तो जुलाई 1945 में जब इलेक्शन हुआ, तो वहां कौन जीत कर आता है? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी वहां पर जीत कर आती है और 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में क्या बनती है? सरकार बनती है। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली बनते हैं। तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे और लेबर पार्टी की जो विचारधारा थी वो भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वो रखा करते थे। तो साथ ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहले क्या था कि ब्रिटेन 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 एंड फ्रांस, ये दो क्या थे? सुपर पावर थे। ये दो सुपर पावर थे, यानी कि विश्व शक्ति के रूप में जाने जाते थे। इनकी कॉलोनीज वर्ल्ड में लगभग सभी जगहों पे थे, उपनिवेश इनके विश्व में सभी जगह पे थे, ब्रिटेन के मोस्टली तो सभी जगह पर थे। तो लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो पावर है क्या, वो शिफ्ट हो गया। तो अब जो है वो सुपर पावर ये नहीं रहे, इनकी स्थिति क्या हुई? खराब हो गई। और उसकी जगह किसने ले दी? यूएस एंड यूएसएसआर, ये अब सुपर पावर बनकर उभरे। पावर का क्या हो गया? शिफ्टिंग हो गया। और अमेरिका और रसिया, यूएसएसआर, सुपर पावर, सोवियत संघ जिसे कहते थे, सुपर पावर बनकर उभरते हैं। तो एटली को लगा कि ब्रिटेन की स्थिति क्या है? खराब है। और उसके जितने भी उपनिवेश थे वहां पर क्या था? अराजकता का माहौल था। और इंडिया भारत यहाँ पर जो थी स्थिति क्या थी? बहुत ही खराब हो गई थी। यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही थी उस समय? एक तो पाकिस्तान की डिमांड जोरों पर थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में, उस समय उसमें भी ब्रिटेन की स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। ब्रिटेन को समझ में आ गया कि अब भारत की जनता ही नहीं चाहती थी कि भारत पर वो शासन करे, क्योंकि शहर से लेके गांव हर जगह इस आंदोलन का असर क्या गया? देखने को मिला था। तो और ब्रिटेन की स्थिति जैसा मैंने आपको बताया कि खराब हो गई थी। अब एटली चाहते थे कि ब्रिटेन को फिर से क्या किया जाए? स्टैब्लिश किया जाए, फिर से उसकी स्थिति को मजबूत किया जाए। तो अब वो उपनिवेशों पर अपनी ताकत को क्या करना चाहती थी? नहीं झोंकना चाहती थी। जितने भी उसके कॉलोनीज थे ब्रिटेन के, उस पर अपनी ताकत को ब्रिटेन नहीं झोंकना चाहती थी। और भारत में जैसा मैंने आपको बताया स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इन्हीं परिस्थितियों के बीच में, ये सारे ताने बाने के बीच में, एटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक कैबिनेट मिशन कहाँ जाएगा? भारत जाएगा। और उन्होंने ये घोषणा कब की? 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने क्या की? अनाउंसमेंट किया कि एक कैबिनेट मिशन भारत जाएगा। ये घोषणा की। अब आपके मन में आता होगा कि इसे कैबिनेट मिशन
क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में भी संसदीय प्रणाली है। यहाँ पे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जो है समूह के जो सदस्य हैं, जैसे रेल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो उसी तरह ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? कैबिनेट कहा जाता था। तो अपने 3 महत्वपूर्ण मंत्रियों को क्लेमेंट एटली ने भारत भेजा, 3 महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर्स को भारत भेजा, इसलिए इसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। अब ये 3 महत्वपूर्ण जो मंत्री थे वो कौन कौन थे? एक तो पहले थे सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन में भी भारत आ चुके थे, भारत के बारे में इनको अच्छी जानकारी थी। तो ये उस समय पर क्या थे? प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार समूह के ये प्रेसिडेंट थे। सेकेंड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव, भारत सचिव। और तीसरे जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, और ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। ब्रिटेन में नौसेना के जो प्रमुख थे, नौसेना के हेड को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी कहा जाता था। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि ब्रिटेन की जो नौसेना है वो वर्ल्ड लेवल पर जानी जाती थी। तो जो एवी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 मिनिस्टर्स भारत आते हैं। सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा नाम, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। और 19 फरवरी को क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की, और 15 मार्च 1946 को उन्होंने कहा, क्लेमेंट एटली ने कहा कि अब समय आ गया है, हमें भारत को क्या करना चाहिए? स्वाधीन कर देना चाहिए। यानी कि भारत के लिए ये शब्द स्वाधीनता पहली बार किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा यूज किया गया था। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, स्वाधीन कर देना चाहिए। तो एटली ने पहली बार 15 मार्च 1946 को ये कहा। और ये कैबिनेट मिशन जो भारत आई, उसके उद्देश्य को अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव इसके आखिर क्या थे, इन किस उद्देश्य से ये भारत आई थी? तो पहला जो हम देखें तो पावर ट्रांसफर, सत्ता का हस्तांतरण, पावर ट्रांसफर। पहला अगर हम देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स में, अगर हम ये देखें कि इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो पहला जो था वो पावर ट्रांसफर था कि जब ब्रिटेन भारत से जाएगा तो आखिर किसे सत्ता देकर जाएगा। दूसरा जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण यानी कि संविधान सभा का निर्माण करना। उसमें जो गतिरोध थे, उसमें जो बाधाएं आ रही थी उसको दूर करना, क्योंकि भारत में मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती थी और कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी हालत में भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विविधताएं बहुत थी, तो इसीलिए संविधान सभा का निर्माण करना, एक संविधान हो भारत का, उसके लिए एक संविधान सभा हो, ये भी इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। अगर और तीसरे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार का गठन करना, इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करना। यानी कि जब ब्रिटेन यहाँ से वापस जाएगा, इंग्लैंड ब्रिटेन वापस जाता है, तो सरकार जब यहाँ से ब्रिटेन की हटेगी तो सत्ता किसे दी जाएगी? सत्ता को देने के लिए एक अंतरिम सरकार होना चाहिए। तो इन सब की रूपरेखा को तैयार करना, इसके लिए क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहता था, कांग्रेस की अलग डिमांड थी, तो एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन भारत आई, उसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए सके। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे, जिसके लिए कैबिनेट मिशन क्या हुआ था? मोस्टली भारत आया था। अब इसके
हमने देखा कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स किस लिए आया था और ये भारत कब आया, तो इसके तो ऑब्जेक्टिव्स को हमने देख लिया। और कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946, हाँ भारत आया। यानी कि कैबिनेट मिशन सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत आते हैं। और भारत आकर लगभग 3 वीक तक ये डिस्कशन होता है। जितने भी बड़े लीडर्स थे इंडिया के, जितने भी पार्टीज थी इंडिया की, उनसे डिस्कशन करते। तो 2 मेजर पार्टी थी, कांग्रेस एंड दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस के गांधी गांधी जी, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल जैसे नेताओं से कैबिनेट मिशन मिलता है। मुस्लिम लीग में जिन्ना, लियाकत अली और भी कुछ नेता थे जिनसे कैबिनेट मिशन क्या होता है, मिलता है और उनसे क्या करता है, वार्ता करता है। और करीब 3 वीक तक डिस्कशन करने के बाद कैबिनेट मिशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है। तो कैबिनेट मिशन अपनी योजना को कब प्रस्तुत करता है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिकमेंडेशन देता है। और ये अपनी रिकमेंडेशंस में इसके क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे, अब हम उसको देखेंगे कि कैबिनेट मिशन ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी वो क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो था, पाकिस्तान की जो डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। पृथक राष्ट्र की मांग, उसको क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि अनडिवाइडेड इंडिया। तो कैबिनेट मिशन ने इसके लिए ये तर्क दिया कि भारत में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सभी जगह जितने भी थे, सिंध, पंजाब, सभी जगह मुस्लिम है। तो एक पर्टिकुलर एक जगह देना जहां पे मुस्लिम हो सिर्फ, वो बहुत मुश्किल काम है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो पाकिस्तान की मांग को तो क्या कर दिया कैबिनेट मिशन ने, खारिज ही कर दिया। उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, अनडिवाइडेड इंडिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान बनाया जाए। और दूसरा, कैबिनेट ने मिशन ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया प्लस जितने भी देसी राजे और रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट, इनको मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, तो ब्रिटिश इंडिया में कितने प्रोविंस थे, तो 11 प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया में, और प्रिंसली स्टेट में 500 से 600 के करीब प्रोविंस थे। तो इन दोनों को मिलाकर कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था कैबिनेट मिशन था, जो भी विषय है, सब्जेक्ट, उसका बंटवारा किया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी भी सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया था। पहला था सेंट्रल लिस्ट, दूसरा था स्टेट लिस्ट और तीसरा था कनकरेंट लिस्ट। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो सेंट्रल लिस्ट जो थे, यानी कि संघ सूची जो थी, उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स दिए गए थे। एक तो था फाइनेंस, और प्लस फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो सेंट्रल लिस्ट जो बनाए गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट को दिया गया था, फाइनेंस, वित्त, विदेश नीति और संचार। बाकी के जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी अधिकार क्षेत्र थे, सब किसको दे दिया गया था? स्टेट को दिया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यही 3 पावर दिए गए थे। तो इस पर कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मिशन थी वो क्या चाहती थी, वो जो केंद्र था, संघ की जो सरकार थी, उसको कमजोर रखना चाहती थी। किसके मुकाबले? अगर आप देखें तो स्टेट के मुकाबले, प्रोविंस के मुकाबले, प्रिंसली स्टेट के मुकाबले। नेक्स्ट जो पॉइंट था कैबिनेट मिशन योजना का, भारत के संदर्भ में उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश इंडिया थे, ब्रिटिश इंडिया यानी पे जहाँ पर क्या अंग्रेजों का शासन था, वहां पे इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया था, उसके ग्रुप बांट दिए थे। तो ब्रिटिश इंडिया का ग्रुपिंग ग्रुपिंग अब हम देखते हैं कि एक ग्रुपिंग किस तरह से किया गया था। ग्रुपिंग में 3 टाइप्स में इसे बांटे गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अगर अब हम देखें कि ग्रुप ए इसमें कौन कौन से प्रोविंस थे, तो इसमें थे यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, बिहार। ये सारे ग्रुप ए में उन्होंने रखे थे। यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त यानी कि जो अभी का अपना यूपी का जो एरिया है वो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रांत, ये जो अभी मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है उसके आसपास का जो इलाका है वो सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। बॉम्बे, बिरार, ये सारे एरिया बॉम्बे के अंतर्गत आते थे। और उसके बाद उसमें उड़ीसा भी शामिल था, और उसमें मद्रास था, जो दक्षिण भारत में मद्रास था, और बिहार। ये सब जो एरिया थे, ये सारे प्रोविंस को किस में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारे जो भी एरिया थे वो कैसे एरिया थे? वो हिंदू मेजोरिटी के एरिया थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। यहाँ पर हिंदू क्या थे? मेजोरिटी में थे, हिंदू मेजोरिटी में थे। अब हम देखें कि ग्रुप बी में आखिर कौन कौन से प्रोविंस को रखा गया था। तो अब हम ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में रखा गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। ये सारे एरिया को ग्रुप बी में रखा गया था। और अब हम ग्रुप सी को भी देख लेते हैं कि ग्रुप सी में आखिर किन किन प्रोविंस को रखा गया। तो ग्रुप सी में रखा गया था बंगाल को और असम को। तो आप ध्यान से देखिए इस ग्रुपिंग को, कि जो यूनाइटेड प्रोविंस थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेंट्रल प्रोविंस बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा और बिहार, ये सारे हिंदू मेजोरिटी के एरिया थे, यानी कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। उन्होंने इस तरह से धर्म को आधार बनाकर ब्रिटिश इंडिया का क्या किया था? डिवीजन कर दिया था। और ग्रुप बी में वही उन्होंने रखा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को। तो ये जो एरिया थे ये मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे। यहाँ पे कौन थे? मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे। और ग्रुप सी जो उन्होंने बांटा, जिसमें बंगाल था और असम था, उसमें यहाँ पर थे मुस्लिम मेजोरिटी में थे यहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने भारत का क्या किया? डिवीजन कर दिया, ग्रुप में बांट दिया ब्रिटिश इंडिया को। और साथ ही इसमें कैबिनेट मिशन में ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने डाला था कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद कोई भी अगर 2 ग्रुप है वो आपस में क्या कर सकता था? मर्ज कर सकता था। और कोई एक सदस्य, जैसे सपोज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वो अगर चाहता तो ग्रुप ए में शामिल हो जाता 5 साल के बाद, या अगर चाहता तो ग्रुप सी में जा सकता था। उसी तरह अगर बलूचिस्तान है या फिर असम है, ये चाहता
तो ये असम ग्रुप बी में भी जा सकता था, अगर असम चाहे तो ग्रुप ए में जा सकता था। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था, ग्रुपिंग किया था, और साथ ही ये भी पॉइंट रखे थे कि 5 ईयर के बाद अगर ये चाहे तो या तो 2 ग्रुप मिल सकते हैं, या किसी एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप में शामिल होना चाहे तो शामिल भी हो सकता है। और साथ ही ये पॉइंट रखा उन्होंने 10 ईयर के बाद ये अपने संविधान में भी क्या कर सकते थे, चेंजेस ला सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, अपने संविधान को क्या कर सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे। तो इस तरह से आप अगर ध्यान से इसे देखिए तो उन्होंने जो कैबिनेट मिशन थी उसने क्या कहा, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया एंड नो पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में मुस्लिम्स हैं, तो हम किस आधार पर और किस बेसिस पर पाकिस्तान का बंटवारा कर सकते हैं। तो अनडिवाइडेड उन्होंने इंडिया कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग बांट दिया, और ग्रुपिंग में बांट कर भारत का उन्होंने इंटरनली क्या किया, डिवीजन कर दिया। और नेक्स्ट जो उन्होंने पॉइंट रखा था कैबिनेट मिशन ने, नेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का प्रावधान। असेंबली, उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा होगी जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। उन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो संविधान सभा होगी उसमें 389 सदस्य होंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये 389 389 जो मेंबर्स हैं संविधान सभा के, वो कैसे चुनकर आएंगे, वो अब हम इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, असेंबली, उसमें कितने मेंबर्स होने थे, 389 मेंबर्स। इनको कैसे निश्चित किया गया था, कैसे हो गए ये सदस्यों की संख्या कैसे तय की गई थी, तो ये संख्या जो है वो जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी, भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, 38 करोड़ थी, उससे थोड़ी ज्यादा थी। और उन्होंने ये प्रावधान रखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुनकर आएगा, यानी कि जो 10 लाख की जो जनसंख्या होगी उस पर एक मेंबर का चुनाव होगा। और साथ ही उन्होंने ये इसे डिवाइड किया कि जो 389 मेंबर्स हैं वो कैसे चुनकर आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश इंडिया था, प्रिंसली स्टेट थे, और कुछ कमिश्नरी एरिया भी थे। तो ब्रिटिश इंडिया को अगर हम पहले देखें तो ब्रिटिश इंडिया में कितने प्रांत थे, बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो ब्रिटिश इंडिया में टोटल 11 प्रोविंस थे, 11 प्रांत थे। तो ब्रिटिश इंडिया में टोटल 11 प्रोविंस थे। तो इसी 11 प्रोविंस से जो इसके मेंबर्स थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आने थे, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट इनका इलेक्शन नहीं होना था। वहां की जनता इनको डायरेक्ट इलेक्ट करके नहीं भेजती, बल्कि जो विधानसभा थे, विधानसभा के सदस्य वो भेजते। और ब्रिटिश इंडिया में टोटल कितने सदस्य आने थे ब्रिटिश इंडिया से, वो आने थे 292। 11 प्रोविंस से 292 सदस्य चुनकर आने थे, जिनका चुनाव कैसे होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता। डायरेक्ट जनता उनका चुनाव नहीं करती, बल्कि जो विधानसभा थी वहां की, वो सभी उनके सदस्य चुनकर उनको भेजते। और अगर अब हम प्रिंसली स्टेट की बात करें, प्रिंसली स्टेट, तो प्रिंसली स्टेट 93 सदस्य चुनकर आने थे। कितने सदस्य चुनकर आने थे, 93। क्या होते, नॉमिनेटेड, यानी कि मनोनीत। राजा रजवाड़े जो थे, देसी रियासत, उनके राजा और रजवाड़े ये 93 मेंबर्स को मनोनीत करके भेजने वाले थे। मनोनीत, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि कैबिनेट मिशन में ये कि जो प्रिंसली स्टेट है वो कैसे अपने मेंबर्स को चुनकर भेजेगी। बाद में उन्होंने नॉमिनेट
नॉमिनेट करके भेजा, तो आप नॉमिनेट ही याद रखिएगा कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो नॉमिनेट करके उन्होंने अपने 93 मेंबर्स को भेजा था। कमिश्नरी एरिया, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, जहां पर सीधे वायसराय का शासन चलता था, उससे टोटल 4 मेंबर्स चुनकर आने थे। तो इस तरह कैबिनेट मिशन के 389 मेंबर्स का चुनाव होना था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से 292, प्रिंसली स्टेट से 93 और कमिश्नरी एरिया से 4 मेंबर्स चुनकर आने थे। और नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था कैबिनेट मिशन का, वो ये था कि आज़ादी के बाद जो देसी रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उन पर से जो ब्रिटिश सत्ता थी वो क्या होती, स्वतः समाप्त हो जाती और वो अपना डिसीजन खुद ले सकते। या तो वो भारतीय संघ में शामिल होते, या फिर क्या करते, ब्रिटेन के साथ संधि कर सकते थे, समझौता कर सकते थे। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता था। ऐसा उन्होंने प्रोविजन रखा था कैबिनेट मिशन ने। तो फिर जब ये सारे कंडीशंस कैबिनेट मिशन ने दिखा दिए कि कितने सारे मेंबर्स होंगे, और उसी के आधार पर जुलाई 1946 में क्या हुआ, चुनाव हुए। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो ब्रिटिश इंडिया के कितने सीट पर चुनाव हुए, ब्रिटिश इंडिया के 292 सीट पर इलेक्शन हुए। तो जो ब्रिटिश इंडिया के जो 11 प्रोविंस थे उसके 292 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार, अदर्स जो थे, जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वो 15 सदस्य चुनकर आए। प्रांतों के चुनाव के बाद जब 11 प्रोविंस में जब चुनाव हुआ, तो जब पहली बार जब मुस्लिम लीग से डिस्कशन किया गया था, जब मुस्लिम लीग से पहली बार कैबिनेट मिशन ने डिस्कशन किया था, तब मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसे यस कहा था। सब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन को यस कहेगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बहुत एक बड़े वकील भी थे, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उससे बड़ा पाकिस्तान वो बना सकते थे। इस वजह से मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को क्या कहा था, यस कहा था। जबकि लोगों को क्या उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग इसे नो कहने वाला है, क्योंकि उसे पाकिस्तान नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की डिमांड को कैबिनेट मिशन ने क्या किया है, खारिज कर दिया है। लेकिन सबकी सोच को गलत ठहराते हुए मुस्लिम लीग ने पहली बार जब मीटिंग हुई उसमें इसे यस कहा, क्योंकि उसे बड़ा पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा था। और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी कैबिनेट मिशन के प्रति, कांग्रेस के बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, जैसे कि जो ग्रुपिंग किया गया था, कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा था। जो ब्रिटिश इंडिया का ग्रुपिंग, ग्रुप ए, बी एंड सी, धर्म के आधार पर ग्रुप बांट दिए गए थे, वो कांग्रेस को उसमें ऑब्जेक्शन था। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंटर को जो पावर थी वो बहुत कम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ओनली फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय और कम्युनिकेशन, इन 3 चीजों में उनको डिसीजन लेने का अधिकार था। बाकी सारे पावर किसे दिए गए थे, स्टेट को दिए गए थे। तो इसलिए कांग्रेस को इसमें ऑब्जेक्शन था। लेकिन जब जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस को कितनी सीटें आई, 208 सीटें आई, और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें आई, तो फिर जब मीटिंग हुई मुस्लिम लीग के साथ इसकी, तो उन्होंने इसे क्या कहा, नो कहा। क्यों नो कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मेजोरिटी में कौन आ गई है, कांग्रेस पार्टी आ गई है। अब वो किसी भी हालत में मुस्लिम लीग के हिसाब से काम नहीं होने देगी, और उनका जो प्लानिंग था कि वो पाकिस्तान को आगे चलकर बना सकते हैं, वो करने नहीं देगी। और संविधान भी किसके हिसाब से बनेगा, कांग्रेस के हिसाब से बनेगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस को मेजोरिटी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने दूसरी बार की मीटिंग में इसे क्या कहा, नो कह दिया। और कांग्रेस ने दूसरी मीटिंग में क्या कहा, तो कांग्रेस ने उसकी दूसरी मीटिंग में इसे यस कहा। यस इसलिए कहा क्योंकि अगर हम देखें तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये सबसे बेस्ट प्लान था। इससे पहले सत्ता हस्तांतरण के लिए इस तरह का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कभी नहीं किया गया था। और
पूरे प्लानिंग के साथ संविधान सभा का भी निर्माण किया जा रहा था। तो जो सेकेंड मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस ने इसे क्या कहा, यस कह दिया कि हाँ हमें ये मंजूर है। और गांधी जी ने भी ये कहा कि जो उन समय की परिस्थितियां थी उस समय के हिसाब से जो कैबिनेट मिशन था वो ठीक था, उत्कृष्ट योजना थी जिससे दुख के भरी जो भारत की भूमि है उसको यातना से क्या मिलती, थोड़ी सी मुक्ति मिल सकती थी, हम आजाद हो सकते थे। उस दिशा में ये एक मील का पत्थर था। तो कांग्रेस ने बहुत कुछ सोच विचार कर दूसरी बार में इसे क्या कहा, यस कह दिया। और क्योंकि मेजोरिटी में कौन थी, कांग्रेस पार्टी आई थी, 208 सीटें आई थी, इसलिए अगस्त 1946 उस समय के जो वायसराय थे भारत के, वेवेल, उन्होंने किसको आमंत्रित किया, नेहरू को आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। नेहरू जी को कहा कि आप सरकार बनाइए। और नेहरू और वेवेल की मीटिंग के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। डायरेक्ट एक्शन डे कब घोषित किया, 16 अगस्त 1946 को। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इस दिन हम अगर देखें तो बंगाल कलकत्ता के नोआखली में, बिहार, ओडिशा, मद्रास और बॉम्बे, ये सारे एरिया में बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए। क्या हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए। बंगाल में तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी नोआखली में। तो डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि वेवेल ने किसको आमंत्रित किया था, नेहरू को। और जिन्ना को क्या लग रहा था कि उसका जो पाकिस्तान का प्लान था वो अधूरा रह जाएगा। तो अब उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे ही घोषित कर दिया कि अब हमें तो एक्शन करना है और किसी भी हालत में क्या करना है, पाकिस्तान को लेकर रहना है। और 8 अगस्त को कांग्रेस ने क्या की, सरकार बनाने की घोषणा की। और 24 अगस्त को 14 सदस्यीय क्या बना, मंत्रिमंडल बना। तो जो मंत्रिमंडल बना वो कब बना, 24 अगस्त को बना। और इसके जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, नेहरू बने। नेहरू इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और अक्टूबर, आगे चलकर बहुत ये सब कुछ होने के बाद भी जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से बहुत मीटिंग की और वेवेल ने भी बहुत जब समझाया जिन्ना को, उसके बाद अक्टूबर 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि मुस्लिम लीग क्या हुई, गवर्नमेंट में शामिल हुई, जो सरकार बनी थी उसमें शामिल हुई। लेकिन उसके पीछे भी उनकी क्या थी, प्लानिंग थी। उनका जो काम था वो क्या था, सिर्फ अडंगा डालना था, ऑब्जेक्शन करना था। उनका सिर्फ जो प्लान था ऑब्जेक्शन करना था। और कोई भी प्लान अगर कांग्रेस लेकर आती तो उसको क्या करते, वो ऑब्जेक्ट करते थे। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आप में से अगर किसी को पता है तो आप जरूर बताइएगा। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो जरूर बताइएगा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसी तरह से गतिरोध जारी रहता है। मुस्लिम लीग हर बात में अड़ंगा डालती रहती है। और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने अपने गतिरोध को जारी रखा और आखिरकार भारत का बंटवारा उन्होंने कराकर ही दम लिया। और जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी की खुशी तो थी ही, साथ ही साथ इस बात का भी दुख था कि भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था।
एक तो पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, भारत। तो पाकिस्तान को भी दो तरीके से बांटा गया था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान का बंटवारा किस तरह से किया गया था उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार मैं आपको हर बार ये कहती हूँ और इस बार भी ये कहूंगी कि आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसको जरूर पढ़िए। बुक को पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।